हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने मैं ईपीएफओ यूपीएससी ईपीएफओ का 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर 28 मई को एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। उसमें यूपीएससी आईएएस के अंदर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेटमेंट के अंदर पहले क्या होता था कि जो एलिमिनेशन मेथड था वो अप्लाई हो जाता था, लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों जो देखा गया है 28 मई को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें दोस्तों एलिमिनेशन मेथड को बिल्कुल जीरो कर दिया है। तो यूपीएससी कैंडिडेट से क्या चाहती है क्या नहीं, ये सब यूपीएससी जानती है। तो हमें दोस्तों एनालाइज करना है और अपनी तैयारी को अच्छे से इम्प्रूवमेंट करना है। इसके बारे में जानना है कि 2 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी के रिगार्डिंग में सारी बातें डिस्कस करूंगा। बस दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है। दोस्तों, इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर को लेकर आऊँगा और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ईपीएफओ में जो पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करूंगा। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले इसमें दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आपसे 2021 के अंदर पूछे गए थे उनको लिया है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी दोस्तों बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम बना रही है, तो आपको अपनी तैयारी को इसी प्रकार से भी टफ ही बना देना है, ठीक है। तो तभी जाके आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और 2 जुलाई को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, उसमें आप अपेयर हो जाएंगे अच्छे से। आप अपना जो है जितना भी अपना अपना 100% देना है, ठीक है। यूपीएससी दोस्तों यही चाहती है कि बच्चे की कॉमन सेंस अच्छी हो, और सबसे बड़ी बात दोस्तों उसका एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो अच्छे से उसको कर पाए, ठीक है। दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, आपको बताना है वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। जीके घोकले, एस ए डांगे, एम एन जोशी या एम आर जयकर, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कौन है। सोशल सर्विस लीग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहले ये क्या होती है सोशल सर्विस लीग दोस्तों, ये वो होती है जो अकाल पड़ जाता है उस टाइम पर 1911 के अंदर, और जो महामारी होती है, बाढ़ आती है, आपदाएं आती हैं, कोई भी उनके पीड़ितों के लोगों की राहत करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। ये स्थापना की जाती है दोस्तों नारायण मल्हार जोशी यानी एम एन जोशी के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उस टाइम पर दोस्तों जो नीतियाँ थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ थी, उसने इतनी खराब नीतियों को अपना रखा था कि जो लोगों को महामारी, बाढ़ और अकाल जैसे हमें आपदाएं देखने को मिल रही थी। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसी कारण से सोशल सर्विस लीग की स्थापना होती है, जो कि नारायण मल्हार जोशी करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसमें बताना है क्या वो पैथिक लॉरेंस है, स्टेफर्ड क्रिप्स है, एवी अलेक्जेंडर है, लॉर्ड विवेल है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें लॉर्ड विवेल नहीं थे। कैबिनेट मिशन दोस्तों उस टाइम पर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर बुरी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध ने तोड़ रखी थी, तो दोस्तों फिर उनके पास जो उनके जहाँ पर उन्होंने कब्जा कर रखा था, जिस जिस देश पर उन्होंने कब्जा कर रखा था, अब उनके लिए चलाने के लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रहे थे। तो इसी प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाता है और जो कैबिनेट मिशन है उसको भारत भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों ये कैबिनेट मिशन फेल हो जाता है, ठीक है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि हमारे ही कुछ कारणों से ये फेल होता है। किस प्रकार से, जो मुस्लिम लीग होती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होती है, उनके बीच में आपस में टसल हो जाती है। किसको लेकर? बंटवारे को लेकर, ठीक। तो दोस्तों इसमें अलेक्जेंडर होते हैं और स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं, पैथिक लॉरेंस हैं। इन 3 आदमियों का जो समूह है वो भारत आया था कैबिनेट मिशन, भारत को स्वतंत्रता देने के लिए और कैबिनेट मिशन को बनाने के लिए, ठीक है। दोस्तों त्रिस्तरीय होते हैं, इसमें मांग रखी जाती है 3 स्तर की, जिसमें दोस्तों एक तो संघीय होता है, संघीय ढांचा होता है, एक दोस्तों निचला स्तर होता है और एक मध्य स्तर होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस के द्वारा ये कैबिनेट मिशन लाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेवेल के इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह शामिल नहीं थे। जो अपरिवर्तनवादी लोग हैं वो आपको पता होगा कि कौन कौन थे। पहले तो मैं बात करता हूं दोस्तों इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस की। तब जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों 1885 में इसकी स्थापना होती है। तो दोस्तों कार्य क्या होता है?
1885 के अंदर दोस्तों उदारवादी तरीके से कांग्रेस अपनी बातें मनवाने के लिए एक पर्चे के माध्यम से इसका कार्य होता है। में होते हैं दोस्तों अपरिवर्तनवादी, कि अपनी बातों को इसी तरीके से मनवाते रहे। लेकिन दोस्तों जब 1905 के अंदर जो कलकत्ता जो दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन होता है, उस टाइम के दोस्तों उसमें सूरत अधिवेशन में दोनों स्प्लिट होता है, तो नरम दल और गरम दल दो दल निकल के सामने आते हैं। फिर क्या होता है, जो नरम दल होता है वो तो एज इट इज रहना चाहता है कि हमें अपनी ही बातों को किसी प्रकार से उदारवादी तरीके से अपनी बातों को ब्रिटिशों से मनवानी है। लेकिन जो गरम दल के लोग होते हैं, लाल बल पाल के नाम से जो विख्यात हुए हैं, उनका क्या काम था, उनका काम था दोस्तों जो अपनी बातें हैं वो हिंसा के तरीके से मनवानी हो, चाहे भी किसी भी प्रकार से मनवानी हो, हमें अपनी बातों को मनवानी, हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो ये कारण है दोस्तों सूरत स्प्लिट के अंदर दो गुट सामने आते हैं। तो ये दोस्तों परिवर्तनवादी कौन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। परिवर्तनवादी वो होते हैं जो 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 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर राज कर रही है, तो ब्रिटिश शासन भारत पर राज कर रहा है, उसमें परिवर्तन लाने की मांग करते हैं। लेकिन यह परिवर्तनवादी लोग उदारवादी तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये कारण है दोस्तों, ठीक है। तो अपरिवर्तनवादी इसमें कौन है आपको बताना है। क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, डॉक्टर अंसारी है, बाबू राजेंद्र प्रसाद है, मोतीलाल नेहरू है। ये तो आपको पता लग ही रहा होगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो दोस्तों होते हैं इसमें परिवर्तनवादी, ठीक है। अपरिवर्तनवादी नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों ऐसे नेता थे जो समाजवाद की झुकाव पे नहीं थे, वो गांधीवादी सिद्धांत को बढ़ावा देते थे, वो समाजवाद की तरफ नहीं थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में किसने प्रस्तुत की थी। ये तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि जो पीरपुर है, क्या वो मुस्लिम लीग के द्वारा, यूनिस्ट पार्टी के द्वारा, अहार पार्टी के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इसका जो आंसर है दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा। ये पीरपुर रिपोर्ट होती क्या है दोस्तों, जब 1937 में जब इलेक्शन होते हैं और जो कांग्रेस पार्टी होती है वो बड़े स्तर पर जीत हासिल करती है। जहाँ पर दोस्तों जीत हासिल करती है कांग्रेस पार्टी, वहाँ पर दोस्तों कुछ मुसलमान होते हैं लेकिन वो दंगों से ग्रसित होते हैं। ये पेपर रिपोर्ट उनके लिए बनाई जाती है कि जहाँ पर दोस्तों कांग्रेस के शासन है, जहाँ पर कांग्रेस जीत कर आई है, तो वहाँ पर जो मुस्लिम है उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए पेपर रिपोर्ट लाई जाती है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, बंटवारे की भी मांग होती है कि बंटवारा भी हमें चाहिए, कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो उस टाइम पर पाकिस्तान की मांग उठ चुकी थी, बड़े जोरों शोरों पर चल रही थी। जो जिन्ना है वो बड़े जोरों शोरों पर पाकिस्तान की मांग को उठा रहे थे, ठीक है। मुस्लिम लीग के अंदर ये पीरपुर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहाँ व्यापक जन समुदाय के बीच उपस्थित हुए थे। ये आपको बताना है दोस्तों, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ से वापस आते हैं, अपने देश वापस आते हैं, तो दोस्तों पहले वो भारत का भ्रमण करते हैं, फिर देखते हैं कि अपने देश की जनता कहाँ पर बसती है। वो बसती है गांव के अंदर। वो सबसे पहले कहाँ पर दोस्तों जन समुदाय को संबोधित करते हैं, वो करते हैं दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर। वो चंपारण नहीं जाते हैं, और सबसे पहले करते हैं दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की उस टाइम पर स्थापना होती है, सबसे पहले वो ही वहाँ पर जन समुदाय को संबोधित करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए ध्यान रखना है। भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये तो सभी को पता होता है दोस्तों, ये है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, JB कृपलानी, ठीक है। गांधी जी ने दांडी नामक यात्रा का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से किया था। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से। दोस्तों जब गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा की जाती है, उस टाइम पर दोस्तों 72 लोग उनके साथ चलते हैं, फिर आगे जाके लगभग हजारों की संख्या में उनके साथ जुट जाते हैं। जाते जाते दोस्तों वो नमक के कानून को तोड़ते हैं, और उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रिटिश के जो उनकी नीति है उसको झटका लगता है। कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उनके द्वारा अहिंसा के तरीके से अपनी बातों को मनवाने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के द्वारा कहाँ से स्टार्ट की गई थी, वो की गई थी साबरमती आश्रम से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे। समाजवादी कौन होते हैं दोस्तों, समाजवाद उस टाइम पर हमारे देश के अंदर बड़े जोरों शोरों से फैल रहा था, ठीक है। बड़े जोरों शोरों से फैल क्यों रहा था उस टाइम पर दोस्तों, समाजवाद किस प्रकार से था। जो ब्रिटिश था दोस्तों, जो ब्रिटिश शासन भारत पर था उस टाइम पर, जो रूस था, USSR उस टाइम पर हुआ करता था, यूनाइटेड सोवियत संघ जो उस टाइम पर हुआ करता था, आपस में दोस्तों ये टसल में थे। मतलब आपस में ये अपने आप को उस टाइम पर आप कह सकते थे कि वो चल रहा था उस टाइम पर, ठीक है, कि एक किस्म से जो आइडियोलॉजी है उसके
मतलब उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं टसल चल रही थी, ठीक है, समाजवाद में और लोकतंत्र में, ठीक है। उसके आपस में दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे जो देश के नागरिक हैं वो उसका फायदा उठाते हैं और अपने देश के अंदर समाजवाद के उदय को बढ़ाना चाहते हैं कि हमें समाजवाद चाहिए। समाजवाद का मतलब है परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी कौन होते हैं कि हमें अपने बातों के मनवाने के लिए क्या हमें दूसरों के सहारा लेना पड़ेगा, नहीं। समाजवाद के अंदर दोस्तों इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए हमारे देश के अंदर समाजवाद का उदय होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें सदस्य कौन नहीं थे, क्या वो जयप्रकाश नारायण है, एनजी रंगा है, नरेंद्र देव है या राजेंद्र प्रसाद है? इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अंदर समाजवाद गुट के सदस्य नहीं होते। जैसे वो समाजवाद गुट है दोस्तों कांग्रेस से ही निकल के आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपके लिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को भी लेके आऊँगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ईपीएफओ के हो चाहे यूपीएससी किसी भी प्रकार से कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो लगभग 20% का वेटेज हमेशा से ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से लेकर चलती है, ठीक है दोस्तों। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है कि जिससे कि आपको फायदा हो सके, ठीक है। मेघालय के वर्ष 1935 के शिक्षा संबंधी कार्यरत में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नहीं की गई थी? दोस्तों ये जो मेघालय होता है उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस टाइम के अधिकारी हुआ करते थे, ये जो मेघालय हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा दोस्तों ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि अंग्रेजी के माध्यम से हम अपने किस प्रकार से जो भारत के वासी हैं उनसे किस प्रकार से इंटरेक्शन कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उनसे करवा सकते हैं। तो पता ही है कि वो अपने फायदे के लिए सब काम कर रहे थे, अंग्रेजी के माध्यम को बनाना और शिक्षण माध्यम बनाना, उदार साहित्य परीक्षण करना, शिक्षा के उच्च स्तर पर केवल पाश्चात्य विषयों का शिक्षण करना, शिक्षा के उच्च स्तरों पर पाश्चात्य और पाश्चात्य दोनों का विषयों का शिक्षण करना। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये कार्यक्रम की इस अनुशंसा में शामिल नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर दोस्तों शिक्षा के उच्च स्तरों पर पाश्चात्य और पाश्चात्य यानी कि हमारे देश की भी और उनके देश की भी जो भाषा है उनको इंटरेक्शन में ले जा सके। लेकिन दोस्तों जो मैकाले की सबसे बड़ी बात थी कि वो अंग्रेजी को ही प्रमोट करना चाहते थे क्योंकि ईसाई मिशनरी भारत के अंदर आते थे और ईसाई मिशनरी दोस्तों बड़े स्तर पर जो लोगों के धर्म है उसको मतलब उसको ईसाई में कन्वर्ट करते थे, ठीक है दोस्तों। हिंदू धर्म को ईसाई में कन्वर्ट करते थे ईसाई मिशनरी, ठीक है। तो इंग्लिश को वो सबसे बड़ा माध्यम मानते थे। निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। दीनदयाल उपाध्याय नहीं थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे, आचार्य नरेंद्र देव नहीं थे। ये दोस्तों कौन थे? ये समाजवाद के लोग थे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें मैं आपके लिए आने वाले समय में जो क्वेश्चन लेके आऊँगा वो होंगे दोस्तों आपके लिए जो आपके कंपनी एक्ट हैं या फिर लेबर लॉ के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों उनके अगले क्वेश्चन के अगले लेक्चर के अंदर के मैं उसमें डिस्कस करूंगा। दोस्तों लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्योंकि आने वाले समय में मैं इसी प्रकार से लिए आपके लिए वीडियो लाता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।